हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप यादव सेंट एसन पब्लिक स्कूल से। और आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर 1 में प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपोजिट फंक्शंस और इन्वर्स फंक्शन, इन दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। कंपोजिट फंक्शन और इन्वर्स फंक्शन की प्रॉपर्टी जो है उसके बारे में आज स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। पहले इसको लिख लेता हूँ हिंदी मीडियम वालों के लिए। गुणधर्म, प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है गुणधर्म, कंपोजिट मतलब होता है संयुक्त, और इन्वर्स का मतलब होता है प्रतिलोम फलन। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं संयुक्त फलन और प्रतिलोम फलन के गुणधर्म। देखिए, सबसे पहले मैं कंपोजिट फंक्शन का जो है फर्स्ट प्रॉपर्टी उसके बारे में बता देता हूँ। कंपोजिट फंक्शन को FOG लिखते हैं, जिसे f ऑफ gx भी लिख सकते हैं इस तरीके से। तो पहली प्रॉपर्टी में आपको याद ये रखना है कि जो FOG का जो डोमेन होगा यानी प्रांत होगा वो कहाँ से होगा। तो FOG का जो प्रांत होगा या डोमेन वो G वाले के x यानी G वाले के डोमेन के इक्वल होगा, या G वाले का डोमेन होगा एक्चुअली। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू FOG इज इक्वल टू डोमेन ऑफ G। साथ ही साथ आपको ये बता दूं कि FOG में जो आपका रेंज होगा, FOG में जो रेंज होगा जिसको परिसर बोलते हैं, वो कहाँ आने वाला है। तो अंदर रखते हैं तो बाहर वाला आंसर आता है, कुछ ना कुछ देता है बाहर वाले से। तो ये जो होगा ये हो जाएगा कोडोमेन ऑफ F। सह प्रांत FOG जो होगा वो सह प्रांत के बराबर होगा। बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मैं इसको बिलोंग्स लगा के लिख देता हूँ। बराबर हो या नहीं हो, लेकिन उसमें ही होगा। तो क्यों ना इसको ऐसे लिख देते हैं, सबसेट और इक्वल, ताकि ये इक्वल हो जाए तो इक्वल ले लेंगे, और अगर उसमें मिलता है तो उसमें के लिए सबसेट भी लिख सकते हैं। सबसेट मतलब उपसमुच्चय। तो आपकी पहली जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे संयुक्त फलन की, वो ये है कि FOG जो होता है उसका प्रांत G वाले का प्रांत होता है, यानी G वाले अवयव होते हैं प्रांत में, वो लिए जाते हैं। फिर उसका जो परिसर होता है FOG का, वो F के सह प्रांत में होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है प्रॉपर्टी में। दूसरी जो प्रॉपर्टी मैं लिखूँगा वो ये होगी कि जो FOG आपके GOF के इक्वल नहीं होता है, ये ध्यान रखेंगे आप। लेकिन अगर FOG इज इक्वल टू GOF हो जाता है, तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि आपका FOG या GOF जो है दोनों ये x के इक्वल होंगे, जहाँ डोमेन ऑफ FOG इज इक्वल टू GOF, साथ ही साथ रेंज ऑफ FOG इज इक्वल टू GOF होगा। जनरली ये होता है। ठीक है, तीसरी बात करें तो देखो
GOH, यानी कि 3 फंक्शंस ले लिए मैंने। 3 फंक्शंस में मैंने क्या लगाया कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दी। एसोसिएटिव, ये वाला जो था इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव का मतलब होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि ये इसका जस्ट उल्टा किया जाए, जो FOG था वो GOF में बदल जाए, तो इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और FOG GOH ये इक्वल हो जाता है FOG OH। तो FOG एक तरफ कर लो और OH अलग। तो ये F ऑफ GOH या FOG ऑफ H, ये दोनों इक्वल होते हैं। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, देखो एसोसिएटिव का मतलब होता है साहचर्य, हिंदी में बोला जाता है साहचर्य या साथ रखने वाला। FOGOH को साथ रखा और इधर FOG को साथ रखा है एक साथ। कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव का मतलब होता है क्रम विनिमेयता। क्रम विनिमेयता, क्रम विनिमेयता नाम से ही पता चल रहा है, क्रम को विनिमय करना, क्रम को बदलना, यानी FOG बदल गया है GOF में, तो FOG GOF में बदलता है। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लागू नहीं होती है, नॉट इक्वल है। तो इसका मतलब है कि ये FOG यानी कि कंपोजिट फंक्शन, संयुक्त फलन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है, क्रम विनिमयता का रूल नहीं लागू होता है इस पर। और FOG जो होता है यानी कि कंपोजिट फंक्शन, उसमें 3 फलन लेने पे साहचर्य गुणधर्म लागू होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ये फॉलो करता है। ठीक है, ये तीसरी प्रॉपर्टी थी। इसके बाद में चौथी प्रॉपर्टी की बात कर लेता हूँ। देखिए चौथी प्रॉपर्टी ये बताती है आपको कि अगर कोई फंक्शन है G और कोई दूसरा फंक्शन है F, तो अगर G F का इन्वर्स है तो G F का इन्वर्स अगर होगा और वो दोनों इक्वल होंगे, ये समझना आप, यानी कि इफ़ G इज़ इक्वल टू F इन्वर्स। ठीक है, तो इससे मैं क्या कंक्लूज़न निकालूंगा कि इस इन्वर्स को जब उधर लेके जाऊंगा तो ये बना देगा इसको FOG और इक्वल में क्या बचेगा 1। ठीक है, इसको ध्यान से समझेंगे। ये जो इन्वर्स है F का वो उधर जाएगा तो FOG बन जाएगा। अगर ये बात किसी को समझ में नहीं आई हो तो मैं इसे ऐसे भी समझा सकता हूँ। पिछले वीडियोज़ में हमने देखा था कि fx इज़ इक्वल टू y लेते थे, तो ये जो f है ये उस तरफ जाके क्या बन जाता था, ये f उधर जाके बन जाता था f इनवर्स y। ठीक है, ऐसे बन जाता था। अब मैं अगर इस y को यहाँ से हटा दूँ और इस इन्वर्स को वापस इधर लेके आ जाऊँ तो ये फिर से fx बन जाएगा और इक्वल में जो y था उस y की जगह क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यानी कि आप फिर से देखिए, ये मैंने क्या किया, fx इज़ इक्वल टू वाई तो x इज़ इक्वल टू f इनवर्स y, ये मैंने वही लिखा है g इज़ इक्वल टू f इनवर्स। तो f इनवर्स को इधर लेके आऊँगा तो वो क्या हो जाएगा, ये g था उसको x जैसा बना लो, तो FOX या FOG, यहाँ x बनता f ऑफ x और यहाँ FOG बन जाएगा। तो ये इस तरीके से कन्वर्ट किया। इक्वल में यहाँ पे कुछ नहीं है ना, इस जगह पे कुछ नहीं है, यहाँ y था, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया, क्योंकि किसी भी नंबर में किसी 1 का मल्टीप्लाई करने पे वो रहता है। तो ये जो है ये प्रॉपर्टी बेसिकली क्या बताती है आपको, ये बताना चाहती है कि अगर कोई फंक्शन g है, उस वो फंक्शन g किसी दूसरे फंक्शन के इन्वर्स के इक्वल है, यानी g जो है वो f इन्वर्स है इक्वल में, तो आपका FOG जो होगा FOG वो 1 आएगा। 1 का मतलब होता है यहाँ पर
आइडेंटिटी से, ठीक है। ध्यान रखेंगे 1 नंबर नहीं आएगा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि फंक्शंस की बात कर रहे हैं, एफ और जी दो फंक्शन है, तो आंसर 1 नहीं आएगा, आंसर आएगा आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के बारे में बता चुका था मैं, x इक्वल में x जैसा आएगा, ध्यान रखेंगे आप। तो एफ ओ जी क्या हो जाएगा यहाँ पे? आइडेंटिटी या x। तो ये इसकी प्रॉपर्टी थी। ये हमें इसको डायरेक्ट याद रखना है, कई बार ये छोटे मोटे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्ट। इफ़ इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन इज इक्वल टू द अदर फंक्शन देन एफ ओ जी इज इक्वल टू व्हाट, यानी कि अगर जी एफ का इन्वर्स है या एफ जी का इन्वर्स है, दोनों में से कोई, तो एफ ओ जी क्या होगा निम्न में से? तो भाई आई आएगा उसका आंसर, ठीक है, ध्यान रखना। इसे उल्टा भी लिख सकते हो आप, एफ ओ जी का ले लिया मैं, अब जी ओ एफ का ले लेता हूँ। जैसे अगर कोई बोल दे आपको जी ओ एफ अगर आई है, यानी किसी भी एफ और जी दो फंक्शंस का उनका कंपोजिट संयुक्त निकालने पर वो आई देता है, तत्समक फलन देता है। आइडेंटिटी या तत्समक देता है। तो निम्न में से कौन सा सत्य है? क्या देगा? 4 ऑप्शन मान लो। पहला दे देगा जी इनवर्स इज इक्वल टू आई होगा, दूसरा दे देगा एफ इनवर्स इज इक्वल टू आई होगा, फिर दे देगा तीसरा जी इनवर्स इज इक्वल टू एफ होगा, चौथा दे देगा आपको एफ इनवर्स इज इक्वल टू जी होगा। अब इतने सारे ऑप्शन है, अब चेक कर लो कौन सा आपका आंसर सही आना चाहिए, ठीक है। ये मैंने एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन ही बना दिया है यहाँ। तो जी ओ एफ अगर आई है तो आप इसको समझना, एफ इज इक्वल टू जी को उधर लेके जाऊँगा तो जी इनवर्स हो जाएगा। तो आपका चेक कर लो कौन सा आंसर है, एफ इज इक्वल टू जी इनवर्स, 3 नंबर, ठीक है। तो इसका 3rd वाला आंसर हो जाएगा। तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये हमें कहाँ से मिलती हैं? कंपोजिट फंक्शन से मिलती हैं, और ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं, आपको ये याद रखनी चाहिए, ठीक है। ये आप नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके, और इन्हें अच्छे से याद रखेंगे। तो ये 4 प्रॉपर्टी आपने देखी कंपोजिट फंक्शन या संयुक्त फलन से। अब हम लोग प्रतिलोम फलन की जो है वो प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, प्रतिलोम फलन के गुणधर्म देखेंगे। मैं इसे उसी 4 के आगे से कंटिन्यू करता हूँ, 5 बना देता हूँ, दोनों को एक साथ मिला के बना देता हूँ, ठीक है, ताकि आप जब इन्हें पढ़ेंगे तो एक साथ ही ये आपको मिल जाएंगे। इनवर्स फंक्शन की जो प्रॉपर्टी होगी वो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि क्या होता है, इनवर्स कब पॉसिबल है, वही प्रॉपर्टी बना के यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। इनवर्स कब पॉसिबल है? जब फंक्शन जो है क्या हो, 1/1 हो, ठीक है। तो ये एक बेसिक प्रॉपर्टी भी है और ये इसकी थ्योरी भी है इनवर्स की, तो आपको याद रखना है। तो एफ एक्स हैज़ इनवर्स, एफ एक्स हैज़ इनवर्स इफ एफ इज 1/1 हिंदी में लिख देता हूँ, फलन f का प्रतिलोम संभव होगा या होगा, प्रतिलोम होगा यदि f एक एकेकी आच्छादक फलन है, ठीक है। आप याद रखेंगे कि f का प्रतिलोम संभव होगा यदि f एक एकेकी आच्छादक फलन है। एकेकी आच्छादक के बारे में हम लोग पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। नेक्स्ट, प्रतिलोम के लिए एफ इनवर्स से दिखाते हैं, तो मैं इसको लिख देता हूँ एफ इनवर्स, ताकि ये भी आपको देखने को मिले। नेक्स्ट है कि
किसी भी फलन का जो इन्वर्स होता है, जैसे कोई फंक्शन लिया मैंने, प्रॉपर्टी लिखने से पहले एक चीज़ यहाँ आपको समझा देता हूँ। कोई फंक्शन लिया, उस फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल होता है, ठीक है। तो फंक्शन का जो डोमेन होता था वो इन्वर्स वाले के लिए चेंज हो जाता था रेंज में, और जो रेंज होता था वो चेंज हो जाता था किस में, डोमेन में, ठीक है। यही चीज़ जो है प्रॉपर्टी में यहाँ मेंशन करूँगा मैं। तो क्या लिखता हूँ मैं, पहले हिंदी में लिख देता हूँ कि किसी भी फलन के, किसी भी फलन जिसका प्रतिलोम संभव है, जिसका प्रतिलोम संभव है, उसके प्रतिलोम में प्रांत फलन का परिसर होता है तथा प्रतिलोम का परिसर फलन का प्रांत होता है। किसी भी फलन जिसका प्रतिलोम संभव है, ठीक है, उसके प्रतिलोम में, यानी कि जब उसका प्रतिलोम निकालते हैं तो उसमें जो प्रांत आता है वो फलन का परिसर के बराबर होता है, या वो फलन का परिसर होता है। और तथा उसके प्रतिलोम का जो परिसर होता है, यानी उस फंक्शन का जो इन्वर्स निकलेगा, उसका जो रेंज होगा वो रेंज फलन का प्रांत होगा या डोमेन होगा। यानी कि आपको इनसे इतना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि f जो f(x) का जो डोमेन था, इसको मैं df और रेंज को rf से दिखाता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो f इन्वर्स में जो डोमेन होगा, डोमेन f इन्वर्स इज इक्वल टू, वो हो जाएगा rf, और जो आपका रेंज होगा f इन्वर्स का वो हो जाएगा df। मेरे ख्याल से आप यहाँ से आराम से समझ सकते हैं, है ना, इजीली आप यहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि d ऑफ f इन्वर्स, यानी कि डोमेन ऑफ f इन्वर्स, प्रांत, f इन्वर्स का प्रांत, वो होता है रेंज ऑफ द फंक्शन, मेन फंक्शन जो दिया है उसके रेंज के बराबर। और जो r ऑफ f इन्वर्स है, रेंज ऑफ f इन्वर्स, है ना, परिसर, f इन्वर्स का परिसर, वो f इन्वर्स का परिसर फंक्शन के डोमेन यानी d ऑफ f के इक्वल होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी इन्वर्स और जो कंपोजिट है उनसे मिल के बनी है। कैसे, देखिए, इस प्रॉपर्टी के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, एक क्वेश्चन सोल्व किया था हमने, उस क्वेश्चन में हमने देखा था। प्रॉपर्टी ये है कि GOF का जब हम लोग इन्वर्स निकालते हैं तो इसमें देखिए GOF भी आ गया, कंपोजिट भी आ गया, उस कंपोजिट का इन्वर्स निकालना है। तो उसमें हमने देखा था कि F इन्वर्स ऑफ G इन्वर्स आता था और ये इक्वल होता था। ये क्या होता था? इक्वल। और ये हमने प्रूव भी किया था। तो ये अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि इन्वर्स ऑफ एनी कंपोजिट फंक्शन इज इक्वल टू
सेपरेट इनवर्स ऑफ दोज कंपोजिट फंक्शन दोज फंक्शंस इन जस्ट अपोजिट मैनर। कहने का मतलब है कि आपका जो संयुक्त फलन जो GOF है उसका इन्वर्स निकालने पे उसका जो मान है वो अलग अलग उन फलनों के अलग अलग इन्वर्स निकालने पे तथा उनके क्रम को परिवर्तित करने से बना जो संयुक्त फलन है उसके बराबर हो जाता है। GOF इन्वर्स इज इक्वल टू F इन्वर्स ऑफ G इन्वर्स। GOF में F को पहले कर देना इन्वर्स लेते समय, G को बाद में, ये हो जाता है, ये वाली प्रॉपर्टी हो जाएगी आपकी। तो इन्हें याद रखेंगे, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके अलावा एक जो है मैं आपको बता देता हूँ, एक ग्राफ जो होता है उस ग्राफ से भी मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, यहीं पे बता देता हूँ मैं, इसको नंबर 8 बना देता हूँ। बताना ये चाह रहा हूँ मैं कि अगर मेरे पास y इज़ इक्वल टू fx कोई फंक्शन है, एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ, y इज़ इक्वल टू fx, ये आ गया मेरे पास मान लो e टू दी पावर x। तो इस फंक्शन का जो इन्वर्स आएगा वो इन्वर्स क्या मिलेगा मुझे, वो मिलेगा log x मिलता है। ये बात आप यहाँ पे देख लीजिए, आपको समझा देता हूँ कैसे। fx जो है वो e टू दी पावर x है, e को जब उधर ट्रांसपोज करोगे उस तरफ लेके जाओगे e को, तो वो log में बदल जाता है, जानते हैं ये बात हम। तो ये क्या बन जाएगा log fx, और log fx इज इक्वल टू क्या बन जाएगा x। अब fx की जगह तो y था ना, तो मैं y ही ले लेता हूँ सीधे, क्योंकि मुझे इन्वर्स निकालना था, तो सॉरी y ले लेता हूँ, यहाँ पर भी y ले लेता हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं x की जगह क्या लिखा जाता है, x की जगह लिखा जाता है इन्वर्स, तो f इन्वर्स जो y आएगा वो हो जाएगा log y, f इन्वर्स x लिख दो उसकी जगह, तो ये बन गया आपका इन्वर्स ऑफ द फंक्शन। तो fx इज इक्वल टू e टू दी पावर x, तो f इन्वर्स इज इक्वल टू log x। इस प्रॉपर्टी में मैं आपको ग्राफ से बताना चाहता हूँ कि जो fx का जो ग्राफ है e टू दी पावर x का, वो कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे होगा 1, 0, सॉरी 0, 1, x का 0, y का 1। और जो log x का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, नीचे से ऊपर जाता हुआ। और यहाँ पे हो जाता है आपका 1, 0। प्रॉपर्टी ये बताती है ये वाली कि जो फंक्शन होता है और उसका जो इन्वर्स फंक्शन होता है वो y इज इक्वल टू x लाइन के सिमेट्रिक होते हैं। y इज इक्वल टू एक्स लाइन के परितः सममित होते हैं। ये प्रॉपर्टी यहाँ पे ये बना के मैंने बता दिया आपको कि कोई फंक्शन जो होता है, ये याद रखने वाली बात थी एक्चुअली। ये प्रॉपर्टीज़ जो है ये कई तो हमने बनाई है, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको प्रॉपर्टी में इंक्लूड कर लिया है। हालांकि ये इधर उधर से क्वेश्चंस में मिल जाती हैं, लेकिन अपने हम लोग जो है अगर प्रॉपर्टी बना के इसको याद करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा अपने लिए। तो मैंने इसको प्रॉपर्टी में इंक्लूड कर दिया है। y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x मैंने ले लिया, उसका इन्वर्स जो है वो log x होता है, ये भी बता दिया यहाँ। इन दोनों के जो ग्राफ बनाते हैं वो ग्राफ जो है y एक्सिस y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स जो लाइन है उसके अबाउट सिमेट्रिक होते हैं, ठीक है, उसके परितः सममित होते हैं। और ऐसा जो होता है हर फंक्शन के लिए वैलिड है, जो फंक्शन जिसका इन्वर्स निकाला जा सकता है, ठीक है। यानी किसी भी फंक्शन जो जिसका इन्वर्स संभव है उसके लिए y इज इक्वल टू एक्स लाइन के सममित ग्राफ क्या होगा, ग्राफ जो होगा y इज इक्वल टू एक्स लाइन के सममित होगा। दोनों का, किसका, उस फंक्शन का जो कि e की पावर x था और उसके इन्वर्स का जो कि log x था यहाँ।
तो ये बात आप याद रखेंगे कि किसी भी फंक्शन और अगर उसका इन्वर्स संभव है, उसका इन्वर्स y इज इक्वल टू एक्स लाइन के सम्मित होते हैं, y इज इक्वल टू एक्स लाइन के परितः सम्मित होते हैं। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों आज हमने पढ़ा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपोजिट फंक्शंस एंड इन्वर्स फंक्शंस। इस प्रॉपर्टी को आप लोग, इन प्रॉपर्टीज़ जितनी भी मैंने बताई उन्हें ध्यान से देख लेंगे अच्छे से और उसे पढ़ लेंगे। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन करता हूँ मैं यहाँ पे कंपोजिट फंक्शंस और इन्वर्स फंक्शंस के थोड़े से अलग, जो हमारी एक्सरसाइज में नहीं है, उनसे अलग कुछ क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो पहला क्वेश्चन लेता हूँ मैं यहाँ पे, कंपोजिट निकालना है हमें। तो f(x) आपको गिवन होगा और साथ ही साथ gx भी आपको गिवन होगा। देखिए पहले क्वेश्चंस आपने सोल्व किए थे तो आपको f(x) एकदम नॉर्मल तरीके से गिवन था, sin x या x² या x+1 इस तरीके से गिवन था। gx आपको गिवन था e⁻x हो सकता है, ठीक है, log x हो सकता है, x³ हो सकता है, √x हो सकता है, इस तरीके से गिवन था। और आपसे पूछता था FOG निकाल के दिखाओ या GOF निकाल के दिखाओ। तो आप यहाँ पे इजीली कर सकते थे, इजीली कर देते थे। x की जगह क्या लिखना था, gx लिखना था, जहाँ जहाँ x था वहाँ gx लिखना था। ये छोटे क्वेश्चंस थे, इजी थे, आराम से हो जाते थे। हम लोग थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। जैसे कि मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन x+1 वेयर x -1 to 1 -1 to 1, कट करो इसको। तो बच्चों प्रॉपर्टीज़ हमने देखी कंपोजिट फंक्शंस और इन्वर्स फंक्शंस की। साथ ही साथ हमने प्रॉपर्टी में ग्राफ का सिस्टम जो है वो भी देख लिया कि किस तरीके से जो किसी फलन और उसका इन्वर्स जो होता है y बराबर x अक्ष के सम्मित क्या होता है, y बराबर x रेखा के सम्मित होता है। तो अब हम लोग क्या है कि कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जो FOG और इन्वर्स निकालने से संबंधित, जो एक्सरसाइज के अलावा होंगे। एक्सरसाइज में हम लोगों को नॉर्मल क्वेश्चन दिए जाते हैं, इजी क्वेश्चंस होते थे, जैसे f(x) इज़ इक्वल टू x दे दिया, gx इज़ इक्वल टू sin x दे दिया और वहाँ पे पूछ लिया कि FOG निकाल के दिखाओ। तो ये बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन होते थे, है ना। यहाँ पे जो हम क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया है यहाँ, ये डिस्क्रीट क्वेश्चन है, डिस्क्रीट फंक्शन है एक्चुअली। डिस्क्रीट फंक्शन मतलब जो एक सतत फलन नहीं होते हैं, वहाँ पे ये टूटे हुए होते हैं। जैसे कि यहाँ देखोगे x 1 से छोटा लेने पर तो ये देगा, लेकिन 1 से बड़ा और 2 के बीच में लेने पर ये देगा। टूटे हुए फंक्शन है ना, डिस्क्रीट फंक्शंस भी बोलते हैं। gx जो है -1 से लेके 2 के बीच में तो x² वाला देगा, लेकिन 2 से 3 के बीच में x+2 देगा। ये इस तरीके के फंक्शन होते हैं डिफाइन। तो इनमें तो GOF निकालना बहुत ही आसान काम था, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज अपन इस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको इनका ग्राफ बता देता हूँ, ताकि इसमें ही आपका ग्राफ का भी काम हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मुझे यहाँ FOG निकालना है। इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको पहले ग्राफ बता देता हूँ, फिर ग्राफ के बाद इसे सॉल्व करेंगे। तो ग्राफ कैसे बनाना है इनका, अगर आपको ग्राफ बनाना पड़े तो यहाँ देखना है कंडीशंस पे, x इज़ इक्वल टू 1। तो x जो है 1 से छोटा लेना है, तो 1 यहाँ होगा लगभग, उससे छोटे में कौन सा फलन, कौन सा फंक्शन, x+1 चलेगा। x+1 अगर आप बनाओगे, ड्रॉ करोगे, तो ये एक सीधी रेखा मिलेगी ऊपर जाती हुई, जो कि +1 ऊपर है। तो y में +1 यहाँ
यहाँ से जाएगी ये रेखा, ऐसे चलेगी। लेकिन ये देखो, ये कंडीशन जो है उसको ध्यान रखना है, केवल 1 से छोटा या 1 के बराबर तक। तो ये रहा 1, ये रहा यहाँ तक, 1 से छोटा, छोटा इधर, और 1 के बराबर यानी उस पर केवल ये फलन लेना है, ये फंक्शन लेना है। तो आगे वाले पे नहीं ले सकते, तो आगे मैंने मिटा दिया। अगला क्या है, इसी में हम बात कर रहे हैं अभी f(x) के ग्राफ की, फिर g(x) की अलग बात करेंगे। 1 से बड़ा और 2 से छोटा लेने पर, छोटा या बराबर, तो 2 यहाँ तक, ये लीजिए 2 लिख दिया। तो 1 से 2 के बीच में, कहने का मतलब 1 से 2 के बीच में 2x + 1 वाला ग्राफ चलेगा। 2x + 1 फिर से देखिए चलेगा, तो वही +1 आगे है, तो +1 तो लेना ही पड़ेगा मुझे, और +1 है तो +1 से तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन होगा क्या, यहाँ पर ध्यान से देखना, उसका जो टेंजेंट है, स्लोप है, वो दोगुना हो गया है। पहले 1 था, अब 2 हो चुका है। तो दुगना स्लोप होने का मतलब है कि आपका स्लोप बढ़ चुका है। तो जो लाइन पहले इतने पे थी वो बढ़ेगी, तो स्लोप ऐसे ऊंचा हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे, कोई लाइन जो है जितने एंगल पे झुकी हुई है, अगर वो एंगल बढ़ता है तो लाइन ऊपर जाती जाएगी, और अगर घटता है स्लोप तो नीचे जाती जाएगी, नीचे की तरफ झुकती जाएगी। तो झुकाव इसका बढ़ जाएगा। यहाँ पे झुकाव क्या है, बढ़ गया है। तो ये कुछ इस तरीके से जाएगी, ये कुछ इस तरीके से जा रही होगी। आपको पता है 1 से लेके 2 के बीच में ही ये वाली लाइन लेनी है, तो मुझे यहाँ रोकना पड़ेगा इसको, फिर इस लाइन को यहाँ, बाकी सारा मिटा देना है, क्योंकि 1 से छोटा ले नहीं सकता, तो 1 से छोटे को तो लेना भी नहीं है। तो ये मैंने इसे मिटा दिया। अब देखिए 1 पर जो है वो ऊपर वाला x + 1 था, वो लेना है, और यहाँ x > 1 है, इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे भी मुझे ये ब्लैंक करना पड़ेगा। इस तरीके से इसको खाली दिखाना पड़ेगा। तो ये जो लाइन है वो लाइन नीचे से ही आ रही थी, लेकिन मुझे 1 से छोटे पे ये लाइन लेना नहीं था, इसलिए मैंने सिर्फ 1 से 2 के बीच में ले लिया। ये लाइन क्या है, 2 पर रहेगी, तो 2 के लिए इक्वल है, तो 2 पे मैंने ब्लैक कर दिया। लेकिन 1 पर इक्वल नहीं है, इसीलिए ब्लैंक कर दिया, खाली कर दिया इसको, यहाँ पे डार्क कर दिया, यहाँ पे ब्लैंक कर दिया। तो ये जो है, ये है x + 2x + 1 वाली लाइन के लिए, और ये जो लाइन वाला है ये x + 1 के लिए है। अब इधर तीर का निशान क्यों, क्योंकि 1 से छोटा कहाँ तक लेना है, तो कहीं तक ले सकते हो आप, इसीलिए तीर का निशान यानी एरो का साइन यहाँ पे यूज़ किया। ये जो है ये ग्राफ यहाँ तक आ गया। तो ये देखिए डिस्क्रीट ग्राफ बना है आपका, ये डिस्क्रीट फंक्शन है, जैसे मैंने बता दिया था आपको। ये ग्राफ 2 टुकड़ों में है, पहले यहाँ 1 तक आने पर ये वाला, फिर 1 से 2 पे आने पे वो वाला लेना पड़ता है। तो ये जो है इस तरीके से ग्राफ जो होते हैं आप इसके बना सकते हैं। इसी तरीके से इसका देख लेते हैं, इसका मैं आपको जल्दी जल्दी बना देता हूँ। -1 से 2, तो -1 यहाँ होगा, 2 तो +1 ले लेता हूँ एक बार में, और ये +2, ये 2 यहाँ होगा। -1 से लेके 2 के बीच में x² वाला ग्राफ बनाना है। आपको पता है x² का ग्राफ कैसा बनता है, यू शेप इस तरीके से बनता है, जिसमें 1 पर 1 होता है, 1 पर 1, इधर भी 1 पे 1 होगा, और 2 पे 2 होगा। तो इस तरफ इसका मुँह जो होगा वो थोड़ा सा बड़ा करना है। तो ये लीजिए, ये 2 पे 2 हो जाएगा लगभग। तो ये मैं 2 तक ले लिया इस ग्राफ को, ये ले लिया मैंने 2 तक, और इधर कितना, कहाँ तक लेना था, इधर -1 तक ही लेना था, तो ये -1 तक ले लिया।
अब दूसरा है 2 से लेके 3 के बीच में, इसका मतलब है थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ, 3 भी लेना पड़ेगा। तो ये 3 है, 2 से लेके 3 के बीच में ये 2 है, ये 3 है। 2 से लेके 3 के बीच में ये ग्राफ चलेगा x+2 वाला। तो कहाँ से जाता है ये x+2? सीधी लाइन, +2 ऊपर, तो +2 तो यहाँ रहेगा, यहाँ ले लेता हूँ +2। तो ये जो है इस तरीके से ग्राफ लाइन खींचती हो जाएगी, इस तरीके से लाइन खींचेंगे। लेकिन डार्क कहाँ से करूँगा? यहाँ से। कहाँ तक करना है? 3 तक ही करना है, तो 3 तक भी रोकना पड़ेगा, तो 3 पे रोक भी दिया मैंने। डार्क करना है दोनों चीज़ें, क्योंकि 2 भी नीचे आ गया है, 2 ऊपर भी आ गया है, तो इसका मतलब है वो 2 इस वाली पर भी होगा और वही 2 इस वाली लाइन पर भी होगा, यानी दोनों कनेक्ट हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे से टच हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों आपस में टच हो जाएंगे। ऐसा क्यों होगा सर? कनेक्ट कैसे कर दिए आप? कनेक्ट क्यों होगा? तो देख लीजिए, x = 2 अगर यहाँ पुट करता हूँ तो 2 और 2 4 बनता है, और वही x = 2 वहाँ पुट करता हूँ तो 2 का स्क्वायर फिर से 4 बनता है। इसीलिए ये कनेक्ट हो रहे थे, है ना, क्योंकि सेम वैल्यू के लिए डोमेन की वो दोनों सेम आंसर देगा, तो 1-1 फंक्शन याद है ना, तो 1-1 फंक्शन जैसा एक्ट करेगा। तो इसलिए ध्यान रखेंगे इस बात को आप। अब बात करता हूँ मैं ग्राफ की, तो हो गई बातें। ग्राफ हमने यहाँ बना लिया था, दोनों का बना लिया है, तो अब जो है बात करेंगे FOG निकालने की। FOG कैसे निकालते हैं? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जैसा आप पुराने तरीके से FOG निकालते थे वैसे ही यहाँ तरीका लगाना है। FOG, तो सबसे पहले F देखिए, ये रहा F में x की जगह जहाँ जहाँ x है, जिस जगह पे भी x है ना, जहाँ भी है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, जहाँ कहीं भी x है वहाँ gx लिख देना है आपको। इट्स सो सिंपल। तो लिख दीजिए gx + 1 ट्वाइस ऑफ gx + 1, फिर ये भी लिखो यहाँ पर gx ≤ 1, यहाँ पे भी लिखिए 1, gx <2। तो FOG निकालते समय f में जहाँ x था वहाँ मैंने लिख दिया है gx। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा आपको? नेक्स्ट स्टेप में ये करना है कि जो gx रखा है जहाँ जहाँ, वहाँ ये जो gx है इसका फर्स्ट वाला और इसका सेकंड वाला, साथ ही साथ इसकी जो ये कंडीशंस हैं, ये क्या दे रखे हैं? ये कंडीशंस हैं। तो ये जो है, ये जो फर्स्ट वाला है इसको भी रखेंगे पहले में, और ये जो सेकंड वाला है इसको भी रखेंगे पहले वाले में ही, और सेम यही वाली वैल्यूज़ यहाँ भी रखनी है। तो आपको इससे क्या पता चलेगा कि ये 2 बेसिक फंक्शन है FOG में gx के फॉर्म में। इस एक में फिर से 2 आने वाला है, तो 1 का बन जाएगा 2, और इस नीचे वाले का भी 2, तो 2 और 2 4। तो आपके पास जो FOG आएगा उस FOG में टोटल कितने फंक्शन होंगे? 4। ठीक है, ये 4 फंक्शन होंगे, लेकिन इन 4 में से वैलिड वही होगा जो ये जो कंडीशंस आ रही हैं इनको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो आपको मैंने एक स्टार्टअप का आइडिया दे दिया है किस तरीके से शुरुआत करनी है कि FOG पहले आप g रख दीजिए f में, और 4 फंक्शन बनेंगे g रखने के बाद, वहाँ पर x जो होगा, x की जो ये कंडीशंस हैं वो जिसमें सेटिस्फाई करेंगे, जिसमें सही होंगी दोनों में, वो अपना वैलिड होगा, बाकी फंक्शन को अपन रिजेक्ट कर देंगे, तो अपना FOG आएगा। ठीक है, तो इसे मैं आपको अब करके दिखाता हूँ। तो FOG में जहाँ gx है उसकी जगह मैं ये रखना चालू करता हूँ।
ये मैंने फर्स्ट gx की जगह रखा है एक्स स्क्वायर। देखो मैं यहाँ देखता हूँ gx प्लस 1 है, तो मैं वहाँ gx के लिए पहला एक्स स्क्वायर और ये प्लस 1 ले लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। फिर ये gx जो है लेस देन 1 है, तो कोमा लगा कि ये जो gx का एक्स स्क्वायर है उसको एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 लगा कर लिख लेता हूँ। साथ ही साथ जो इसकी प्री कंडीशन है जो पहले से दी है उसे भी यहाँ लिखना है मुझे, उसे भी यहाँ लिखना होगा। ये भी मैंने यहाँ लिख लिया। अब नेक्स्ट जो है इसी में मैं ये सेकेंड वाला जो है इसका ये भी लिख लेता हूँ। तो gx तो वहाँ x प्लस 2 तो x प्लस 2 प्लस 1 वहाँ से x प्लस 2 जो है ये वाला इसकी कंडीशन में आ जाएगा लेस देन इक्वल 1 में, और x प्लस 2 वाले का जो ये प्री कंडीशन है उसे भी यहाँ लिख लेता हूँ। तो 2 से लेके 3। अब इसी तरीके से नीचे वाले के लिए भी यही करना है, पहले फर्स्ट रखूँगा इसमें और फिर सेकंड रखूँगा, ठीक है। तो रख देते हैं 2gx की जगह एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1 एंड 1 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2 कॉमा उसकी जो कंडीशन है वो भी लिखनी है यहाँ पे आपको। तो ये मैंने लिख दी इसकी कंडीशन भी। इसी तरीके से जो है नीचे वाला तो 2x प्लस 2 प्लस 1 कॉमा 1 लेस देन 1 लेस देन, ये इक्वल नहीं है, यहाँ पे मैंने इक्वल कर दिया ना, ये इक्वल नहीं है। नेक्स्ट है x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 2 और उसकी जो कंडीशन है वो भी लिख दी है। एक बार आप चेक कर लीजिए, देख लीजिए कि जो हमने किया है वो आपको समझ में आ गया है या नहीं। थोड़ा सा यहाँ जब आप वैल्यूज़ रखेंगे तो कन्फ्यूज़न हो सकती है, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो और रखेंगे तो कन्फ्यूज़न भी दूर हो जाएगी धीरे धीरे। तो gx प्लस 1 में पहला रखा एक्स स्क्वायर, तो ये रखा एक्स स्क्वायर प्लस 1 आना चाहिए, ये रहा। और इसके साथ साथ इस gx में भी 1 की यहाँ पे एक्स स्क्वायर रखेंगे तो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल 1 वो भी आ गया है। अब एक्स स्क्वायर के बगल में जो ये कंडीशन थी उसे भी मेरे को यहाँ मेंशन करना है, तो मैंने लिख दिया यहाँ। फिर इसी फर्स्ट वाले में x प्लस 2 लिखना था, तो ये gx की जगह x प्लस 2 लिखा गया है प्लस 1 में। फिर gx लेस देन इक्वल 1 में x प्लस 2 रख के लिख दिया, और उसकी जो कंडीशन थी x प्लस 2 वाले की वो भी लिख दी। ये फर्स्ट वाला हो चुका। अब सेकेंड में वही दोहराना है, वही करना है। 2x स्क्वायर प्लस 1 ये लिख दिया, 1 लेस देन 2 के बीच में ये एक्स स्क्वायर लिख दिया, और उसकी जो कंडीशन थी -1 वाली वो ये भी लिख दिया। यहाँ पे फिर सेकेंड वाला भी लिखना है, तो ट्वाइस ऑफ x प्लस 2 प्लस 1 ये रहा, और ट्वाइस 2 लेस देन ये कंडीशन। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ लिख दी। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं नीचे इसको इरेज कर देता हूँ, इसको मिटा देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 वैसा का वैसा रहेगा। ये जो कंडीशन है इस कंडीशन को आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर -1 लेस देन इक्वल 0 हो जाएगा ऐसे। साथ ही साथ आपका x प्लस 1 और x माइनस 1 बनेगा, दिख रहा है आपको ये बात। और इसमें आप देख रहे हैं कि x लेस देन इक्वल 1 और -1 आएगा, तो बड़े वाले से सेम, छोटे वाले से अपोजिट साइन लगा सकते हैं। तो ये जो कंडीशन है ये बन गई है आपकी -1 से तो बड़ा और 1 से छोटा, इक्वल भी है। इधर जो है वो कंडीशन देख लीजिए -1 से 2 के बीच में। तो यहाँ बताता है -1 से बड़ा 2 से छोटा, यहाँ बताता है -1 से बड़ा 1 से छोटा। दोनों को कंबाइन किया जाएगा तो इसका आंसर क्या निकल के सामने आएगा? इसका आंसर निकल के आएगा कि -1 से तो बड़ा ले लो और 1 से तो छोटा ले लो। इस बात को मैं आपको थोड़ा यहाँ डिटेल में समझा देता हूँ। देखिए उसने बोला -1 से बड़ा लो, किस कंडीशन ने? इस वाली, और 1 से छोटा लो।
तो ये बीच में -1 0 1 यहाँ पे लिख लेता हूँ 2, फिर ऐसे ही आगे चलता जाएगा। और 1 से छोटा लो तो -1 से बड़ा ले लो, 1 से छोटा ले लो। ये क्या बोलता है, ये कंडीशन बोलता है -1 से बड़ा लो, यानी कि ये बात तो सही है अभी भी। लेकिन 2 से छोटा लो तो 2 से यानी कि यहाँ तक लेके जाएगा। आपको पता है इसने पहले ही बोल दिया है कि 1 से छोटा ही लूँगा, 1 से बड़े वाले को तो लूँगा ही नहीं, ठीक है। और ये बोलता है 2 से छोटे जो भी हैं सब ले लूँगा। तो जो 2 से छोटा ले सकता है वो बेचारा 1 से छोटा लेगा तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका आंसर तो आ जाएगा इसके अंदर। लेकिन जो 1 से छोटा बोल रहा है, 1 से छोटा लेने वाला, उस 1 से छोटे वाले के लिए तो 2 वाले जो हैं ये बीच वाले, ये वो लेगा ही नहीं। तो दोनों के लिए जो कंबाइन कंडीशन मिलाऊंगा, इसके लिए और इसके लिए, वो क्या मिला के दूंगा मैं, वो मिला के दे दूंगा कि देखो दोनों इसमें खुश रहोगे। -1 से 1 में, -1 से 1 दोनों के लिए सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन बन जाएगी। तो जो फर्स्ट वाला था, इसको यहाँ से जब मैंने सॉल्व किया तो ये कंडीशन इसने दिया और ये कंडीशन जो है वो पहले से थी। इन दोनों कंडीशंस को कंबाइन करके जो आंसर निकालूंगा वो होगा इस FOG वाले फंक्शन, जो FOG निकाल रहे हैं, इस FOG वाले फंक्शन का मेन जो है कंडीशन बन के आएगी x के लिए, ठीक है। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। अगर ये चीज़ आपको नहीं आती है तो पहले आप इसको ढंग से सीख लेंगे। x + 1 x - 1 ≤ 0 है, तो यहाँ पे 2 आंसर आएंगे, एक आएगा +1, एक आएगा -1। अब आपको याद ये लाइन रखनी है जो मैं बोलने जा रहा हूँ कि बड़ा इसमें से जो भी है, तो बड़ा कौन सा है 1, इस बड़े वाले से तो सेम साइन लेना है, तो x ≤ 1 सेम साइन, और छोटे वाले से जो है वो अपोजिट कर देना है, इसको साइन को उल्टा कर देना है, ठीक है। तो बड़े वाले से समान चिन्ह और छोटे वाले से जस्ट उल्टा चिन्ह लेके ये डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हैं, और ये आपको यहाँ लिखना है। दोनों की कंबाइंड कंडीशन के बारे में आपको बता चुका हूँ, ऐसे ही सभी में होने वाला है। तो पहले को मैंने समझा दिया आपके सामने, अब नेक्स्ट वालों को मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। x + 3 यहाँ 2 उधर लेके गए तो x < -1 बन गया है। देख लीजिए 2 उधर जाएगा -2 में से 1 गया तो -1। इसके लिए जो कंडीशन है वो क्या है, वो कंडीशन है कि 2 से लेकर ये 3 तक देगा, 2 से लेकर 3 तक। भाई ये बोलता है -1 से छोटा लेना, और ये बोल देता है कि x 2 से बड़ा लेना, तो -1 से छोटा और एक 2 से बड़ा, दोनों का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। -1 से छोटा नेगेटिव साइड्स जाएंगे सारे, +2 से बड़ा, 2 से बड़ा मतलब पॉजिटिव साइड जाएंगे, दोनों का कोई तालमेल नहीं है, दोनों से कुछ भी नहीं निकल पाएगा कंक्लूजन। इसीलिए मैं यहाँ लिख दूंगा x बिलोंग्स टू 5, यानी x के लिए कोई मान संभव नहीं है। अगर जो कोई मान संभव नहीं है तो ये फलन हमारा वैलिड नहीं होगा, ठीक है। इसको मैं हटाने वाला हूँ, इसको लेने वाला हूँ, पहला आ जाएगा, दूसरा हट जाएगा, पहले वाले के लिए कंडीशन भी आ जाएगी, ये लास्ट में आंसर में। तीसरा देखते हैं, ये रहा 2x² + 1। ये देखो लिखा है 1 से तो बड़ा लेना है x², 2 से छोटा बराबर, तो इसे भी सॉल्व करने के लिए आपको बड़ा ही करना पड़ेगा। उसको मैं आपको बता देता हूँ, पहले ये दोनों ले लो, कॉमा लगा लो, फिर ये दोनों ले लो, दोनों को अलग अलग करके लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस वाले से तो आप देख सकते हो कि जो अभी निकाला था ये रहा ऊपर वाला, इसके जैसा ही है, बस इसमें क्या है कि 2 आंसर जो आएंगे वो 1 और -1 आएंगे। उन 2 आंसरों में से बड़ा जो होगा 1, उसके लिए सेम साइन लेना है बड़े का। तो मैंने लिख लिया x जो है 1 से बड़ा है और x जो है उल्टा कर दो -1 से छोटा। अब उल्टा कैसे कर रहे हैं आप, वो इधर देखिए 1 तो -1, इसे उल्टा इधर कर दो, ये लीजिए। ये चीज़ आपको पता ही है कि x की तरफ तीर है, इसका मतलब है कि x जो है वो छोटा है, और x की तरफ इसका मुंह खुला है, इसका मतलब है कि x बड़ा है, ठीक है। जिधर मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, आदमी हमेशा बड़ी चीज़ की तरफ ही मुंह खोलता है। तो ये देखना यहाँ पे,
ये वाला मैंने ले लिया है, इसका आंसर आ चुका है। अब इसका आंसर बाकी है इस वाले का। सेम कंडीशन रहेगी, आपको समझ में आ जाएगा कि 2 है तो एक्स स्क्वायर उधर लेके जाएंगे स्क्वायर, तो रूट बन जाएगा रूट प्लस का और रूट माइनस का, -√2 और +√2 बनेगा। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ सेम साइन +√2 के लिए और अपोजिट साइन -2 रूट के लिए। जो मैंने लाइन बताई है कि बड़े वाले से सेम रखते हैं, ये चिन्ह को समान रखेंगे और छोटे वाले से उल्टा रखेंगे, ये याद रख लेना आप। ऐसे क्वेश्चंस में, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस में आपको ये बहुत ही यूज़फुल रहते हैं, ये आपके काम आएंगे, वरना ये आपको दुख देते रहेंगे। अब इसको ये तो मैंने कंडीशंस निकाल ली है, ये मैंने कंडीशंस निकाल ली है इसके लिए। अब ज़रा बात करते हैं कि इसमें जो दिया हुआ था वो क्या था। वो दिया हुआ था -1 से लेके 2 के बीच में, तो -1 से लेके x 2 के बीच में जो है वो रहेगा, ठीक है। अब ज़रा देखिए, चेक करते हैं कंडीशंस को। -1 से बड़ा लेना है, 2 से छोटा लेना है, -1 से बड़ा। यहाँ देखना, -1 से छोटा लेना है और यहाँ 1 से बड़ा लेना है। इधर देखो, √2 की वैल्यू होती है लगभग 1.414 यानी 1.4। किससे बड़ी होती है? 1 से तो बड़ी होती है। तो यहाँ पे √2 से तो क्या लेना है? छोटा लेना है, ठीक है। और -√2 है ना, -√2 से बड़ा लेना है। साइन अपोजिट, उल्टा चिन्ह लगाना था, मैंने सीधा लगा दिया था, उल्टा लगाना था। तो -√2 से क्या लेना है? बड़ा लेना है। थोड़ा सा दिमाग यहाँ चकरा गया होगा आपका, सबका चकरा जाता है। आप फिर से सोचेंगे और करेंगे। जिस समय जिस चीज़ को सोल्व कर रहे हैं केवल उसी के बारे में सोचेंगे तो ज़रूर ये सोल्व हो जाएगा, ये पूरा का पूरा। लेकिन अगर सबको कंफ्यूज करके देखेंगे, सबको मिक्स करने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आपने फर्स्ट वाले को किया, केवल इसके बारे में सोचा, यहाँ तक पहुँच गए, इसको छोड़ दिया। दूसरे वाले को किया जब, तो केवल दूसरे को देखा, उसको सोल्व किया, यहाँ तक पहुँच गए। अब जब तीसरे वाले को देख रहे हैं तो तीसरे वाले को ही देखना था और उसको सोल्व करना था। उसके अंदर भी कई सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो भी सोल्व करनी पड़ रही हैं, इसी वजह से दिक्कत आ रही है, ठीक है। बाकी और कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा लेंदी होता है, थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन आप करेंगे तो हो जाएगा। फर्स्ट वाले का निकाला, ये रहा यहाँ तक। अब बात कर रहा था मैं कि इस कंडीशन और इन कंडीशंस को मिक्स करके ये पता करना है कि ये दोनों में कोई कॉम्बिनेशन है या नहीं, कुछ ना कुछ बैठता है या नहीं, जैसे पहले वाले में आया था, ठीक है। तो मैं बिठाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि -1 सबसे छोटा, इधर लिख देता हूँ इसको। √2 जो होता है माइनस का, वो होता है 1.4, तो वो किधर जाएगा? इस तरफ। तो यहाँ लिख देता हूँ √2, इसी को बना देता हूँ √2 और इसके इस तरफ लिख देता हूँ -1। ये मैं नंबर लाइन पे लेता हूँ, है ना, नंबर लाइन की ऊपर लूँगा ताकि पता चल जाए। फिर नेक्स्ट है 1, तो 1 को मैं लिख देता हूँ 0 के जस्ट बाद यहाँ 1, और 1 के बाद आएगा √2, ठीक है। इधर वालों में देखिए √2 माइनस का जो है उससे बड़ा लेना है, तो ये रहा √2, इससे बड़ा। -1 से लेना है छोटा, -1 बड़ा है x से, इसका मतलब है कि x जो है -1 से छोटा लेना है, तो -1 से छोटा लेना है। ये मिल गया एक, तो ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? -√2 से -1 तक। नेक्स्ट देखिए, यहाँ लिखा है 1 से बड़ा लेना है, तो इधर आ गया ये 1 से बड़ा। यहाँ लिखा है √2 से छोटा लेना है, तो ये ले लिया √2 से छोटा, दिख रहा है। इस तरफ देखिए, इस वाले में बात हो रही है कि -1 से लेकर कहाँ तक चलना था आपको? 2 तक चलना था। तो -1 से लेकर 2 कहाँ जाएगा? यहाँ। -1 से लेकर 2 तक चलने वाले में आप देखोगे कि कौन सा वाला कॉमन आएगा इनमें। तो आपने देखा कॉमन कौन सा आ रहा है? सिर्फ ये वाला, क्योंकि ये तो पीछे रह गया, ये तो पीछे रह गया आपका, और ये जो है इसके बीच में ये वाला आ गया। यानी ये जो मेन कंडीशन है, इस कंडीशन में सिर्फ एक ही सेटिस्फाई करती है, वो है 1 से लेके √2 वाला आंसर।
ठीक है, तो आप यहाँ तक जो है अच्छे से समझेंगे। इसके बाद इसे इरेज करके मैं और भी बताता हूँ इसके आगे। तो ये जो है, ये आपका जो है मेन कंडीशन यहाँ पे बन गया है। जैसा इसका बना था -1 से 1, वैसे इसका बन जाएगा अब 1 से लेकर √2 तक। ठीक है, जो आपका फंक्शन होगा वो फंक्शन तो होगा ये वाला 2x² + 1। इन सबको हम लिखना ही नहीं है, इन सब चीज़ों को हमें, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ ये समझना था कि इसका कंक्लूजन क्या आने वाला था। तो ये आएगा 1 to √2 यानी 1, √2। 1 को लेना है या नहीं वो यहाँ से देखते हैं। तो 1 को नहीं लेना है क्योंकि इक्वल नहीं लगा है। ठीक है, ग्रेटर देन है सिर्फ। √2 को लेना है या नहीं, इसको कहाँ से देखते हैं, यहाँ से। तो √2 को लेना है भाई, इक्वल लगा है। तो इसके लिए सिंबल कैसा यूज़ करते हैं, इसके लिए ऐसे यूज़ करते हैं कि 1 लेस देन और x और इधर √2 के लिए ऐसे। ठीक है, तो इसे मैं नेक्स्ट में बना के लिखूँगा। अब एक जो लास्ट वाला बच रहा है उसको देख लेता हूँ। देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, तीसरा हो गया, अब चौथा है। मैंने आपको बताया था 4 बनेंगे, 1 2 3 4 बन रहे हैं। तो चौथे वाले को देख लेते हैं। तो फोर्थ वाला क्या है कि 2x + 2 2 जा 4, 4 and 1 5, 2x 2 दूनी 4 और 1 5, सीधे लिख देता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ इस 2 को इधर भेजूँगा तो -1 आ जाएगा, इस 2 को उधर भी भेजूँगा तो 2 से 2 कट के 0 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा x <= इधर 0 में। यहाँ पे देखिए इसके लिए कंडीशन क्या लिखी है, 2 से 3। ऊपर वाली पहले से दी हुई कंडीशन है ना, वहाँ से ली थी। अब इन दोनों को मिला के देखो, कंबाइन करो, एक साथ मिक्स करो। तो मिक्स करोगे तो -1 से 0 पे अटक जाता है, ये 2 से 3 जाता है। दोनों में कोई मिक्स नहीं होगा, कोई कॉम्बिनेशन नहीं होगा। तो जब कॉम्बिनेशन नहीं होगा तो क्या होने वाला है आपको पता है? जब कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं होने वाला है तो यहाँ मैं लिख दूंगा x बिलोंग्स टू 5, जैसा कि इसके लिए लिखा था। तो ये फलन यानी ये फंक्शन भी मुझे नहीं लेना है। तो आपको क्या पता चला कि ये वाला आएगा सर और एक ये वाला आएगा, 2 ही आंसर आएंगे। इसका आंसर एक तो ये फलन है और ये इसकी कंडीशन है। ठीक, इधर वाले में ये फलन है, ये फंक्शन है और ये इसकी कंडीशन है जो अभी लिखी थी 1 से लेकर √2। ठीक है, तो अब इस पूरे को मैं अगर आंसर में देना चाहता हूँ तो मैं इस gx वाले इसको मिटा देता हूँ और यहाँ आंसर लिख लेता हूँ। इसे मैं इरेज कर देता हूँ और यहाँ मैं लिखता हूँ हमारा आंसर जो इस क्वेश्चन का आने वाला है। तो आंसर कुछ इस तरीके से है कि आपका FOG x² + 1 ये आएगा विद कंडीशन -1 2 + 1x -1 to 1 एंड सेकेंड है 2x² + 1 विद कंडीशन दिस 1 to √2। ठीक है, तो ये आपका आंसर बन के आ जाता है FOG का। ठीक है बच्चों, तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ही सब चीज़ों को खोल के समझाया है, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया हो। आप वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं। आप इसे पॉज करके खुद की लैंग्वेज बना के सॉल्व करने की कोशिश करें और FOG देखें कि ये आंसर आपका आ रहा है कि नहीं। साथ ही साथ आप इसका GOF निकालने की कोशिश करेंगे। इसका GOF निकालेंगे आप खुद से। ठीक है, इस GOF का जो आंसर है वो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। इस GOF का आंसर आएगा x + 1 होल स्क्वायर एंड x + 3 x + 3। यहाँ x = 1 है और यहाँ x = -2 to +1 है। ये +1 रहेगा, इक्वल नहीं रहेगा, यहाँ पे ये इक्वल नहीं रहेगा। तो ये इसका GOF का आंसर है।
ये मैंने पहले ही निकाल लिया था आपको ये क्वेश्चन लिखने से पहले। तो क्या है कि आप इसे सॉल्व करेंगे और ख़ुद से इसका आंसर जो है निकालेंगे। मैंने आंसर आपको लिख दिया है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसे क्या कीजिए कि कांटेक्ट कीजिए मुझसे, और जो भी इसमें प्रॉब्लम आती है वो अपनी प्रॉब्लम जो है पूछ लीजिएगा। लेकिन इस वीडियो को दोबारा ज़रूर देखेंगे। दोबारा देखने के बाद से जो ये मैंने सिखाया, जो मैंने बताया यहाँ प्रॉपर्टी से रिलेटेड इस क्वेश्चन के अंदर जो भी चीज़ें सिखाई हैं वो सब बहुत अच्छे से तैयार रखेंगे, वो बहुत अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों ये मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है जिसमें इन्वर्स फाइंड करना है, प्रतिलोम फलन ज्ञात करना है। इसमें मैंने 3 अलग अलग टाइप के जो है ना क्वेश्चंस ले लिए हैं मैंने, जिसमें एक्सपोनेंशियल है, मतलब कि चरघातांकी है, इसमें लघुगणक है, ln नेचुरल लॉग है, और ये जो है एक रेशनल फंक्शन है। रेशनल मतलब होता है p/q फॉर्म, अपॉन में वाले है ना, रेशनल फंक्शन है, रूट में भी है ये। तो इनका आज हम इन्वर्स निकालेंगे। सबसे पहले मैं कोशिश करूँगा कि मैं तीनों को मतलब इसी में एडजस्ट कर दूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इसका इन्वर्स निकालते हैं। आपको पता है इन्वर्स निकालने के लिए मैंने आपको पिछले वीडियोस में सब कुछ बता दिया था। वह fx की जगह y रखो, y के बाद यहाँ पे x को y के टर्म्स में कन्वर्ट कर लो, यानी x की वैल्यू निकालनी है किसी न किसी तरीके से, x को एक्सट्रैक्ट करना है। तो x को एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे कि 3 इधर लेके जाया जाए और e⁻x -1 एज इट इज़ रखा जाए। इसको ब्रैकेट में लगा देता हूँ ताकि इस e को जब इधर लाऊंगा तो log में बन जाएगा, ये log y -3। देखिए log और ln में क्या फ़र्क है ये बता देता हूँ। जब बेस e होता है, नेचुरल बेस होता है, तो वो ln बनता है। तो मैं चाहूँ तो इसे ln भी बना सकता हूँ, और अगर ln नहीं बनाता हूँ तो मुझे यहाँ log बेस e लिखना पड़ता है। नेचुरल लॉग के लिए बेस e लिखना पड़ता है। ठीक है, तो मैं क्यों ना इसे ln में बना के चलता हूँ ताकि उसको आपको ये क्लियर हो जाए। तो ln लिख देता हूँ यहाँ, नेचुरल लॉग बेस e के साथ ln y -3। इधर e हट चुका है तो x -1 बचेगा, और x की वैल्यू आप निकाल लेंगे, 1 को इधर भेज दो तो 1 + ln y -3। आपको इसके बाद का तो पता है कि f इन्वर्स y लिख देते हैं, 1 + ln y -3। फाइनली इसका आंसर लिखते समय यहाँ x और वहाँ भी x। तो इसका आंसर आ चुका है आपका 1 + ln x -3। ईजी था, इनमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसे भी कर देता हूँ मैं इसी तरीके से जल्दी। आपको x को छुड़ाना है यहाँ से। x को छुड़ाने के लिए वही y इधर लेके आए 4, तो y + 4 बन गया। इधर 2 ln x + 4 है, 2 से भाग दिया तो x, ये 2 नीचे आ गया, ln x + 4 हो गया। इधर ln को इधर लेके जाऊंगा तो e बन जाएगा, तो e की पावर y + 4 / 2 बन गया। उधर से x + 4 वैसा का वैसा, x निकल के आ गया सामने, e⁻y + 4 नीचे 2 -4 अलग से। अब तो आंसर ही लिखना चाहिए मुझे, तो इसको लिख दिया f इन्वर्स x, e⁻x + 4/2 -4 नीचे -4। ठीक है, डायरेक्ट कर दिया मैंने। इसके बाद का आपको पता ही है, f इन्वर्स y लिखना फिर y को x बनाना, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया। इसे सोल्व करते हैं। ये भी कुछ ऐसा ही है, x को एक्सट्रैक्ट करना है, x को बाहर निकालना है। तो x को जब एक्सट्रैक्ट करूँगा तो सबसे पहले इस रूट को इधर ला देता हूँ, तो y² हो जाएगा। कुछ स्टेप्स को कम करता हूँ ताकि यहीं एडजस्ट हो जाए। रूट को ले लिया इधर x², अब y² में, अब ये जो है इसको इधर लेता हूँ पूरे को मल्टीप्लाई करके, और y² को नीचे ले लेता हूँ। अब x² अगर मुझे चाहिए, x अगर मुझे चाहिए तो x² और ये x इनको हटाना पड़ेगा कैसे ना कैसे। अब ये तो दिक्कत हो रही है, पता नहीं चल रहा है कैसे हटेगा। चलो मैं बता देता हूँ कैसे हटेगा ये।
1/y² को इस तरफ लेके आ जाइए आप, और ये जो है एक साथ लिख लो, इसे एक साथ लिख लीजिए। x² - x प्लस 1 - 1/y² इज इक्वल टू 0 हो गया है। y² जो है उसका एलसीएम ले लो, तो y² x² माइनस y² x प्लस y² माइनस 1, ये मैंने y² का एलसीएम भी ले लिया है सब जगह पे। ये भी आप इजीली कर सकते हैं, कोई ये टफ काम नहीं है। अब आप देख रहे हैं कि ये एक x² में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये किसमें, x में, x² बोल दिया मैंने, x में है ये। x² x और प्लस समथिंग, y जो है y को कांस्टेंट जैसा ट्रीट करना है, y को आप कांस्टेंट जैसा मान लो, क्योंकि मुझे x का मान चाहिए और जिसका मान चाहिए होता है वो बन जाता है वेरिएबल यानी चर, और बाकी सारे बन जाते हैं कांस्टेंट जैसे, ठीक है ना। तो मुझे x का मान चाहिए यहाँ पे, तो मैं x को तो मान लेता हूँ क्या, चर यानी द्विघात समीकरण का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वेरिएबल, और y को मान लेता हूँ कांस्टेंट जैसा, तो y कांस्टेंट हो गया। अब आपको पता है कि श्रीधराचार्य फॉर्मूला जो होता है वो x की वैल्यू के लिए होता है। श्रीधराचार्य फॉर्मूला जो है वही तो x की वैल्यू देगा यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, द्विघात समीकरण में श्रीधराचार्य काम आता है। तो श्रीधराचार्य लगा देता हूँ मैं, तो यहाँ -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac, फॉर्मूला आपको याद है, मैं डायरेक्ट लिखूँगा, तो डायरेक्ट लिखता हूँ मैं। -b, ये रहा माइनस माइनस प्लस और ये रहा b, तो माइनस माइनस प्लस हो चुका है, y² आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट b² करना है, तो b² की जगह है मेरे पास माइनस y का स्क्वायर, तो y का स्क्वायर करूँगा तो 4 पावर हो जाएगी प्लस के साथ, b² हो चुका है, -4ac, तो -4a की जगह y² तो लिख दो y², b² माइनस 4ac में a आ चुका है, c a रहा तो c लिख दो, y² माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2a, b² माइनस 4ac अपॉन 2 है, तो 2y²। तो ये मेरे पास आ चुका है x की वैल्यू y के टर्म्स में। आप इसे सॉल्व वगैरह कर लेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा अच्छे से। अब फाइनली x की जगह जो है f इनवर्स x लिख सकते हैं, और उधर जो है वो पूरा फंक्शन x लिख सकते हैं x में, ठीक है। तो इसके बाद आप इजीली सोल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे सिर्फ इतना बताना था कि इस तरीके के क्वेश्चंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के और श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा के सोल्व किया जाता है, ठीक है, ये मुद्दे की बात थी। तो बच्चों आज का टॉपिक जो था इन्वर्स फंक्शन और इसकी प्रॉपर्टीज़, कंपोजिट फंक्शंस की भी प्रॉपर्टीज़, साथ ही साथ कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम्स में IIT JEE वगैरह में पहले पूछे जाते थे, हालांकि अब तो ये कम ही पूछे जाते हैं, फिर भी ये हेल्पफुल होते हैं दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। यानी कि ये कुछ बेसिक्स थे आपके फाउंडेशन IIT JEE के लिए। आज हमने जो सीखा उसे आप ढंग से तैयार कर लेना, और कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, साथ ही साथ आप जो है आपके ग्रुप में जो ये वीडियो शेयर किए जाते हैं वहाँ से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। टेक केयर एंड थैंक यू।